नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं चुनाव राजस्थान का मैं आज बात बीजेपी की और पिछली उसकी एक 24 घंटों में जो टिकट सूची सामने आई है उसको लेकर लगातार हो रहे बवाल की। सोमवार को राजस्थान विधानसभा की 41 सीटों पर बीजेपी ने चेहरे घोषित कर दिए और हर बार की तरह जिन दावेदारों के टिकट कटे हैं उनका गुस्सा और नाराजगी खुलकर अब सड़क पर सामने आने लगी है। कोई सोशल मीडिया पर गुस्सा निकाल रहा है तो कोई अपनी राजनीतिक हत्या का दावा कर समर्थकों के बीच आंसू बहा रहा है। बीजेपी ने किशनगढ़ से विकास चौधरी का पत्ता काटकर अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी को टिकट सौंप दी, जिसके बाद मंगलवार सुबह से ही चौधरी के समर्थक उनके घर एकजुट हो गए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि बीजेपी ने मेरी राजनीतिक हत्या की है। वहीं भरतपुर के नगर से अनीता सिंह गुर्जर ने तो अपना टिकट कटने पर ये तक कह दिया कि क्योंकि मैं वसुंधरा की समर्थक हूं इसलिए मेरा पत्ता काट डाला है। इसके अलावा देवली उनिवारा से गुर्जर आंदोलन का चेहरा रहे किरोड़ी बैंसला के बेटे विजय बैंसला को टिकट देना का जो ऐलान हुआ, 2018 में इसी सीट से लड़े राजेंद्र गुर्जर के समर्थकों ने बैंसला के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और उनका कहना यह है कि बाहरी चेहरा हमें मंजूर नहीं है। यही रुख कमोबेश झोटवाड़ा में राजपाल शेखावत के समर्थकों ने दिखाया। राजवर्धन राठौड़ के खिलाफ सांसद है राजवर्धन राठौड़ और उन्हें कल झोटवाड़ा से विधायकी के चुनाव का टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने गुर्जर मीणा कॉम्बिनेशन को खासा ध्यान रखा। ओबीसी के जो लगातार बीजेपी पर आरोप लग रहे थे, कांग्रेस की ओर से ओबीसी का खासा ध्यान रखा। इस तमाम समीकरणों के मद्देनजर बीजेपी ने टिकट बांटे, जिसमें जाहिर तौर पर कुछ चेहरों के टिकट कटे हैं, जिसको लेकर अब उनके समर्थकों में भारी नाराजगी सड़क से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक राजस्थान में देखने को मिली। जो आप अपने विजुअल स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये देवली उनियारा के विजुअल्स हैं, जहां राजेंद्र गुर्जर ने विजय बैंसला को बाहरी बताकर उन्हें वहां से नामंजूर कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें बाहरी पैराशूटर कैंडिडेट मंजूर नहीं है। बाहरी भगाओ, देवली उनियारा बचाओ, ये तख्तियों पर नारा लेकर के राजेंद्र गुर्जर के समर्थक दिखाई दिए आज बीजेपी मुख्यालय के बाहर। और कमोबेश यही हाल झोटवाड़ा में राजपाल शेखावत के समर्थकों ने भी दिखाया। और अजमेर में किशनगढ़ जो सीट है वहां पर जो डॉक्टर विकास चौधरी हैं उनका जो पत्ता कटा है और उनकी जगह जो भागीरथ चौधरी सांसद को टिकट दिया है, उनके समर्थकों ने भी सुबह से उनके घर डेरा डाल दिया। और इस दौरान विकास चौधरी तो काफी भावुक भी हो गए और आंसू बहाने लगे। उन्होंने कहा कि मेरी राजनीतिक हत्या की गई है। तो आपको बता दें कि लगातार बीजेपी के 41 चेहरे घोषित होने के बाद कई सीटों पर विरोध शुरू है, जिसमें देवली उनियारा, झोटवाड़ा, किशनगढ़ में खासी नाराजगी देखी जा रही है। और नगर से जो अनीता सिंह गुर्जर हैं, उन्होंने तो सोशल मीडिया पर एक बड़ी लंबी पोस्ट डाली है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्हें दरकिनार किया गया। और उसमें खास तौर पर उन्होंने वसुंधरा राजे का समर्थक होने के बाद वजह से उनका टिकट कटा है, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा बता दें कि वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक और एक ज़माने में परिवहन मंत्री रहे रोहताश शर्मा, जो फिलहाल बीजेपी से निष्कासित हैं, वो भी बताया जा रहा है बानसूर से टिकट मांग रहे थे। 2013 में मोदी लहर में वहाँ से हार गए थे। उसके बाद उन्होंने निर्दलीय भी चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें इस बार टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उनका भी टिकट वहाँ नहीं मिला है। बानसूर से देवी सिंह शेखावत को टिकट अनाउंस किया गया है, जो पिछली बार मंत्री शकुंतला रावत के हाथों हारे थे। तो इसी तरह से तमाम नेता अपील कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि जिन्हें टिकट दिया गया है वो पैसे के दम पर टिकट लेकर आए हैं, नाराज समर्थक। तो इस सिलसिले में आपको बता दें कि मेरे साथ बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी मौजूद होंगे और हम कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़े। अब आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। आलोक वत्स जी मेरे साथ में बीजेपी से जुड़ चुके हैं और वहीं पर पंकज शर्मा मेरे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं और हेमंत भाई गोयल पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब तीनों मेहमानों का कार्यक्रम में स्वागत है। वत्स साहब, मैं आपका रुख करना चाहूँगा क्योंकि आपके पार्टी से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। 41 चेहरे आपने अनाउंस किए, लेकिन
विरोध लगातार पिछले 24 घंटों से जारी। आज सुबह से बीजेपी मुख्यालय के बाहर नाराजगी देखने को मिल रही है आपके यहां। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण बहुत सी लोगों की अपेक्षाएं हो जाती हैं। ये सब नेचुरल फेनोमिनन है। 2-4-5 दिन में ये सब मामला शांत हो जाएगा। फिर सब एकजुट होकर पार्टी के लिए लग जाएंगे जी, और अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार्टी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए जो भी उनसे बन पड़ेगा वो अवश्य करेंगे। लेकिन आलोक जी, आप कह रहे हैं कि 2-4 दिन में सब शांत हो जाएंगे या शांत करा दिए जाएंगे? क्योंकि किशनगढ़ से विकास चौधरी थे, जो पिछली बार उन्हें एन वक्त पर टिकट दिया गया, उनका कहना है, और उनका ये भी दावा है कि पार्टी ने कहा कि हमें मालूम है हमें सीट नहीं जीत पाएंगे, लेकिन आप लड़िए। और उनका कहना है कि जो मैंने 2018 में बीजेपी के आला कमान का आदेश माना, पार्टी लीडर्स का आदेश माना, लेकिन इस बार मेरी बेवजह राजनीतिक हत्या कर दी गई है, वो तो आज रोने भी लग गए। देखिए, कुछ लोग भावुक हो जाते हैं। राजनीति में भावुक नहीं होना चाहिए जी। बड़े से बड़े डिसीजन ले लिए जाते हैं। पार्टी बहुत से लोग जिंदगी भर पार्टी की सेवा करते रह जाते हैं, उन्हें टिकट से वंचित कर दिया जाता है जी। लेकिन आदमी को राजनीति में भावुक नहीं होना चाहिए। भावुक होने से चीजें ठीक नहीं होती। लेकिन बहुत से लोग हैं जो टिकट से वंचित हो जाते हैं। मैं स्वयं 2 बार से लोकसभा डिनाई हो जाता है मेरा, तो मैंने पार्टी तो नहीं छोड़ा है जी। दुख होती है, तकलीफ होती है कि इतने सालों की मेहनत पर नहीं मिल पाया। मजबूरियां होती है, पार्टी की सीट एडजस्टमेंट में चली जाती थी रही है जी। तो लेकिन पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता और राष्ट्रभक्ति का जज्बा भी इतना तीव्र है कि अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं पर अगर कोई कुठाराघात होता है पार्टी के द्वारा तो उसको दबा देते हैं, विदिन अपने ही अंदर दबा के रखते। आलोक जी, आप कह रहे हैं कि मैं खुद 2 बार से लोकसभा की तैयारी में हूं और सोच रहा हूं टिकट मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पा रहा, मैं लाइन में हूं। तो आपका जो है, आप इन विधायकों के जो दावेदार थे इन सीटों पर, आपका क्या संदेश है? आप क्या जो है, पार्टी का दायित्व नहीं बनता है कि अगर जब कार्यकर्ता है, इतनी मेहनत कर रहा है, और ख़ासतौर पर जब पार्टी पहले भरोसा दिखा रही है और फिर बाद में टिकट काट दिया जाता है? वहीं पे देवली उनियारा में जो किरोड़ी बैंसला के बेटे विजय बैंसला को टिकट दिया है, वो पैराशूटर है बताया जा रहा है, स्थानीय उम्मीदवार वहाँ कह रहे हैं, स्थानीय उम्मीदवार और उनके जो है दावेदार और उनके समर्थक कह रहे हैं। देखिए, ये सब पार्टी की अपनी फीडबैक होती है, उसके आधार पर पार्टी डिसीजन लेती है। हो सकता है कभी गलत डिसीजन भी हो जाता है जी। लेकिन अगर आप पार्टी के डिसिप्लिन कैडर हैं, राष्ट्रभक्ति का जज्बा लेकर आए हैं, तो इन सब चीजों पर ज्यादा तजब्बो नहीं देनी चाहिए। मतलब आपका मानना है कि गलतियां भी हो सकती हैं? जी। राष्ट्र हित में जी आप लगे रहिए। अगर आपके भाग्य में होगा कुछ बनना जी तो बन जाइएगा, नहीं बनना तो भी एक मतलब आपका आलोक जी आपका ये मानना है कि बीजेपी में इतनी बड़ी पार्टी हो गई कि मेहनत करने के बावजूद मेहनत सफल नहीं हो तो भाग्य के सहारे बैठे रहिए, ऐसा हो चला है? देखिए, अगर सब आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20-20, 25-25 दावेदार हैं। नहीं, ये तो वो दावेदार है जिन पर आप पहले भरोसा जता चुके हैं। ये सब वो दावेदार हैं जो पिछला चुनाव लड़े थे आपके यहाँ। आपको लगता है कि कोई भी पार्टी जी, फॉरगेट अबाउट बीजेपी, कोई भी पार्टी अपने सारे कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करके चल सकती है? जी नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं, तो इसलिए धैर्य रखना चाहिए। जी, कहां जाएंगे? आलोक जी, आम कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता उनके साथ हैं। जाहिर तौर पर वो चेहरे हैं जिन पर आपने पहले भरोसा जताया था, और कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो आपके एक कद्दावर नेता राजस्थान में वसुंधरा राजे के खेमे के बड़े समर्थक माने जाते रहे। उसमें राजपाल शेखावत हैं, नगर से अनीता गुर्जर हैं, और तमाम नेता, प्रताप सिंह राजवी हैं, जो नरपत सिंह राजवी हैं, वो भी सब तमाम जिनके टिकट कट गए। मैं लौटूंगा आपके पास आलोक जी। मैं हेमंत भाई का रुख कर लेता हूँ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत जी, जो पूरा सिनेरियो है पिछले 24 घंटे का से ज़्यादा समय हो गया है बीजेपी के टिकट आए,
लगातार राजस्थान में बड़ा विरोध दिख रहा है। एक तो सांसदों को टिकट दिया गया है, विधायकों के टिकट काट कर, और जिनमें से एक नाम जो है किशनगढ़ से विकास चौधरी का है, जहाँ भागीरथ को सांसद जो है उनको टिकट दे दिया गया। उनका ये कहना है भागीरथ चौधरी के खिलाफ कि पिछली बार जब चुनाव थे तो मुझे पार्टी ने एन वक्त पर टिकट दिया, मैंने हाँ किया। पार्टी ने कहा कि हमें मालूम है कि हम नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी मैंने पार्टी की हामी में भरी और मैं यहाँ से चुनाव लड़ने को तैयार हुआ, लेकिन इस बार मेरी राजनीतिक हत्या कर दी है। देखिए मनीष जी, अभी बीजेपी ने प्रथम चरण में 41 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं जी, और इन 41 में से 40 सीट बीजेपी के पास नहीं थी जी। तो आप ये मान के चलिए कि बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आचार संहिता लगने के तुरंत बाद बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी और ये वो सूची है जिन पर पार्टी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है जी। आप ये मान के चलिए कि बीजेपी राजस्थान और अन्य विधानसभा चुनाव पूरी प्रोफेशनल अप्रोच से चुनाव लड़ रही है जी। कई स्तर पर पार्टी ने आलाकमान ने सर्वे करवाए और प्रत्याशी का जो आधार बना वो एकमात्र आधार है विनिंग कैपेसिटी। जो प्रत्याशी जिताऊ है उसको टिकट दिया गया है। अभी मोटे तौर पर 41 में से 3-4 प्रत्याशियों के खिलाफ विरोध किया जा रहा है, जिसमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के खिलाफ जौटवाड़ा में, नगर में अनीता सिंह के समर्थक कर रहे हैं और देवली में विजय बैसला के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है जी। देखिए ये आप ये मान के चलिए कि कोई भी पार्टी में जब भी प्रत्याशी उतारे जाते हैं ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मांगने वाले 10 होते हैं और टिकट एक को मिलेगा। 10 होते हैं, 20 होते हैं, 50 होते हैं, लेकिन टिकट तो एक को मिलना है। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। कांग्रेस की लिस्ट भी आएगी तो भी उसमें आपको देखने को मिलेगा। हालांकि पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि साहब हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, विशाल है, बहुत बड़ा परिवार है, मांगने वाले ज्यादा हैं, टिकट एक को ही मिलेगा। तो ये सारी बातें वो दलीलें देते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये सारा विरोध बहुत ज्यादा रुकने वाला है नहीं है। हालांकि राजपाल सिंह शेखावत ने भी कहा है कि मैं चूंकि वसुंधरा खेमे का माना जाता हूं, वो यूडीएच मिनिस्टर रहे थे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे वसुंधरा जी के शासनकाल में। नगर से जो अनीता जी के विरोध समर्थक विरोध कर रहे हैं वो भी कहते हैं कि साहब मैं वसुंधरा जी खेमे की मानी जाती हूँ। विजय बैसला को चूंकि एक गुजरों का बड़ा नाम है, हालांकि करोड़ी बैसला भी चुनाव लड़े थे लेकिन वो भी नहीं पहुंच पाए थे विधानसभा लोकसभा में। उनके बेटे अब प्रयास कर रहे हैं बीजेपी से। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो जी आगे चल के चल हेमंत जी जी जी। कांग्रेस भी अभी बड़ी ऊब की स्थिति में है। इन पर किस तरह से प्रत्याशी उतारे, ये इससे बड़ा जो और एक बड़ा मुद्दा है वो ये है कि जो आरसीपी की योजना है ये एक बहुत बड़ा पूर्वी राजस्थान में आरसीपी अशोक गहलोत जी और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता बहुत जल्द 16 अक्टूबर से इन 13 जिलों में दौरे शुरू कर रहे हैं और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ ईआरसीपी को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। तो ये जो असंतोष है टिकट बंटवारे के बाद ये तो कोई स्थायी नहीं है, 2 दिन 4 दिन में ये सब समाप्त हो जाएगा। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बार ईआरसीपी योजना बनेगी और मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री जी ने इन 13 जिलों में ईआरसीपी योजना को घोषित क्यों नहीं किया। अब तो घोषित हो भी नहीं सकती, आचार संहिता लग चुकी है। लेकिन आप ये भी मान के चलिए कि राजस्थान का चुनाव अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी अमित शाह बन चुका है जाहिर तौर पर जी, जाहिर तौर पर। और अमित शाह को आप मानते हैं कि वो तो एक तरह से इलेक्शन कराने में माहिर माने जाते हैं। तो उन्होंने बहुत ही सारी चीजों को सारे फैक्टर्स को उन्होंने काउंटर इन मतलब करने की कोशिश की है और सारे फैक्ट्स पर टिक मार्क करने की कोशिश की है, चाहे कास्ट कॉम्बिनेशन हो, चाहे पोलराइजेशन हो। और एक चीज और आप मान चलिए तो उन्होंने राज्य के किसी भी
नेता पर भरोसा नहीं किया है। जी। सारी चीजें दिल्ली से आलाकमान फाइनलाइज कर रहा वो है। तो लग ही रहा बीजेपी सारे की सूची को देखकर हेमंत जी की ये जो स्थानीय नेतृत्व नहीं, बीजेपी का केंद्र नेतृत्व चुनाव लड़ रहा है इस बार राजस्थान का। मैं वापस लौटूंगा हेमंत जी आपके पास। मेरे साथ पंकज भी मौजूद हैं कांग्रेस से। हालांकि टिकटें तो बीजेपी की आई हैं, लेकिन ये जाहिर तौर पर वो बताएंगे कि भाई बीजेपी का अंदरूनी मामला। लेकिन पंकज, दबाव तो आप पर भी बना है, जिस तरह से 41 सीटों में से 7 सांसद उतारे हैं, काफ़ी हैवी वेट्स चेहरे उतार दिए हैं बीजेपी ने, और आपको सीधा चेकमेट करने की कोशिश है। देखिए मनीष जी, मुझे लगता है कि बीजेपी ने पिछले चंद सालों में, जिस 8-9 सालों से जो वो केंद्र सरकार में है, तो उन्होंने कोई काम ऐसा जनता के लिए नहीं किया है। कि राजस्थान से 25 चेहरे राजस्थान की जनता ने चुनकर केंद्र में भेजे भाजपा के, जी। और आप देखेंगे कि वो चेहरे कहीं पे भी अपनी जनता की जो उम्मीदें थे उन पे खड़े नहीं उतर पाए। और इसी का कारण है कि मोदी जी ने उनको वापस विधानसभा का चुनाव लड़ने जनता के सामने भेजा है। तो ये दिखता है कि वो नैतिक तौर पे तो उनकी हार पहले ही हो चुकी है। जब सांसद को केंद्रीय मंत्री जनता के बीच विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वो नैतिक तौर पे तो वैसे ही हार चुके हैं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस की अगर आप बात करें, तो कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपने कैंडिडेट्स को चुनने का काम वो हमारा आलाकमान करेगा। इसी प्रक्रिया में हम लोगों ने ब्लॉक से, जिला से और प्रदेश स्तर तक की सारी प्रक्रियाओं को कंप्लीट किया है, और अभी हमारी लगातार बैठकें चल रही है। आज भी दिल्ली में बैठक हुई है, और आगे आने वाले कुछ चंद दिनों में ही हम जल्द से जल्द नवरात्रों तक हम अपनी पहली लिस्ट घोषित कर देंगे। देखिए, हमने पिछले 4.5 साल में जनता की उम्मीदों को पूरा करने का काम किया है। जनता के लिए पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सब में काम किया है। युवा, बुजुर्ग, महिला सबका ध्यान रखने का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने किया है। महंगाई राष्ट्रीय की बातें कर लें, चिरंजीवी की बात कर लें, इंदिरा रसोई योजना की बात कर लें, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिनके हम लोगों ने नहीं पंकज, लेकिन ये ठीक है, थोड़ा हम दिगर जा रहे हैं, डिबेट से भटक रहे हैं, वरना आप बोल रहे हैं योजनाओं पर कर रहे हैं, लेकिन आपका नेतृत्व तो अब जो है जाति पर ज्यादा जोर डाल रहा है कि भाई जातिगत सर्वे होना चाहिए, वो आप बड़ा मुद्दा लेकर चल रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आलोक जी का फिर से रुख कर लेता हूँ। आलोक जी, जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ बात रख रहे थे कि नैतिक आधार पर तो आपने वो तो खो दिया है कि आप सांसदों को, मैं आज एक पहले 5:30 वाले शो में भी मैं दूसरे नेताओं से जानने की कोशिश कर रहा था। अब आप भी बताइएगा ज़रा कि जिस तरह से अभी सत्ता का जो ये तो सेमीफाइनल है, जो महासंग्राम 2024 होना है, और जो सांसद हैं वो तो 5 साल के लिए भेजे गए थे राजस्थान से चुनकर, अब आप उन्हें करीब 6 महीने पहले उनका फोकस आपने शिफ्ट कर दिया है। सांसद अब विधायकी पर फोकस करेगा, मतलब आप पूरे जो 6 महीने के लिए सांसद, उस जनता, उस क्षेत्र के सांसद को सांसदी से वंचित कर देंगे। ये बड़ा सवाल है आपके ऊपर। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। नहीं, वो तो मालूम है। न नेताओं की कमी है, न फौज में कोई कमी है। तो अगर पार्टी आला कमान ने उचित समझा कि हमारे एमपीज को लड़ाना चाहिए जी, तो उतार दिया है उनको फील्ड में। डुअल चार्ज में दोनों काम देखेंगे, एमपी का काम भी 6 महीने तक देखेंगे, और एमएलए बन जाएंगे तो उसका भी देखेंगे। बहुत सी जो बड़े बड़े सीओ, बड़े बड़े मिनिस्टर को 2-2 पोर्टफोलियो दे दिया जाता है। नहीं, पर ये तो विधायक और सांसद तो एक पद तो छोड़ना पड़ता है ना। वो काम नहीं करते हैं जी, आपकी एबिलिटी के ऊपर है जी, आप कितने चुस्त दुरुस्त है इसके ऊपर है। अरे सर, मैं आलोक जी मैं जवाब ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। अभी तो सिर्फ 41 सीटों में से 7 सांसद आए, अभी 150 से ज्यादा सीटों पर अनाउंसमेंट बाकी है। आप और 7 ले आएंगे तो करीब 25 सांसद है राजस्थान से। आपने मध्य प्रदेश में भी सांसद अनाउंस किए हैं, तो जाहिर तौर पर जब वो 3 दिसंबर को नतीजों का ऐलान हो जाएगा तो कोई भी उन्हें एक विकल्प चुनना पड़ेगा ना। वो विधायक बनेंगे, उनकी प्राथमिकता विधायक बनना होगी, वो सांसद थोड़ी रहेंगे, उन्हें कोई भी एक पद लेना पड़ेगा। जी देखिए, संवैधानिक तौर पर जहां तक मुझे ज्ञान है कि वो 6 महीने तक ये डिसीजन को डिफर कर सकते हैं जी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जहां तक मुझे जानकारी है, अगर इमीडिएट रिजाइन करना होगा तो पार्टी वाला कमान सर, क्योंकि दिसंबर में आपका शीतकालीन करना पड़ेगा। सर, दिसंबर में
लोकसभा का सत्र शीतकालीन सत्र होता है, उसके बाद एक बजट सेशन होगा, तो जाहिर तौर पर उन सीटों पर अगर तब तक उधर विधानसभा का पहला सत्र औपचारिक शुरू हो चुका होगा जनवरी में, तो जाहिर तौर पर उन अगर विधायक हो तो विधायक के तौर पर जाएंगे, वो थोड़ी पार्लियामेंट में भी बैठ सकेंगे और विधानसभा में भी जाकर बैठ जाएंगे। मैंने कहा ना जी, पार्टी आला कमान को सूचित करेंगे, जो उनका निर्देश होगा पार्टी हित में वो मानना उनकी बाध्यता होगी। ठीक है, ठीक है आलोक जी, आप बने रहेगा, मैं लौटूंगा आपके पास। हालांकि बताया जिस तरह से लोकसभा का जो चेहरे हैं उनको विधानसभा में इस्तेमाल किया जा रहा है, आप खुद बता रहे हैं, मैं खुद इंतजार कर रहा हूं लोकसभा का, तो इस तरह के चेहरे हो सकता है कि विधायकी पर ज़्यादा दिखाई दें जो दिल्ली से बड़े चेहरे हैं, क्योंकि राजस्थान का विधानसभा चुनाव तो बिल्कुल एक तरह से देखा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ही लड़ रहा है और सांसदों के नेतृत्व में ज़्यादा लड़ते दिखाई दे रही है बीजेपी। मैं हेमंत जी आपका रुख कर लेता हूं। जो मैं आलोक जी से बात कर रहा था, बीजेपी ने जो चेहरे अनाउंस किए हैं उनमें 7 सांसद शामिल हैं, और जो खासतौर पर उसमें भागीरथ चौधरी किशनगढ़ से हैं, वहाँ पर विकास चौधरी का टिकट कट गया है, कि रोडी बैसला के बेटे को टिकट दिया गया देवली उनियारा से, उन्हें बाहरी बताकर विरोध शुरू है। राजवर्धन राठौड़ को राज्यपाल की शेखावत की टिकट दे दी गई है, विद्याधर नगर से राजवी का टिकट काट के दिया कुमारी है। तो ये कुछ कुछ ऐसी सीटें जहाँ पर अब सांसद लड़ते नजर आएंगे। तो क्या विधायकों में रोष है इस बात का कि विधायक के जो पुराने, जो इनमें से कुछ पुराने विधायक भी हैं, तो उन जो विधायक पद के दावेदार थे बीजेपी से इन सीटों पर, उनमें इस बात का रोष है कि बाहर से लेकर आ रहे हैं, आप इतने बड़े नेताओं को लेकर आ रहे हैं जिनको हमने लोकसभा का चुनाव जितवाकर भेजा है। जाहिर तौर पर जब अगर जयपुर रूरल से चुने गए राजवर्धन राठौड़, तो राज्यपाल शेखावत ने भी पिछले चुनाव में मदद की होगी उनके चुनाव लड़ने में। मनीष जी देखिए, मैंने अभी जिक्र किया था कि बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी पार्टीज का एक ही फैक्टर है इस समय, एक ही आधार है टिकट देने का, विनिंग कैपेसिटी किस कैंडिडेट में कितनी है जी। तो अब एमपीज को, इसलिए 7 एमपीज को पहली लिस्ट में इन्होंने एमएलए का प्रत्याशी बनाया है, तो उसका आधार यही है। और आप ये लिस्ट का एनालिसिस करेंगे तो कास्ट फैक्टर इन चुनावों में बहुत ज्यादा हावी रहने वाला है। मैं कल सोशल मीडिया पर देख रहा था कि कांग्रेस की जो नेत्री है प्रियंका गांधी जी, उन्होंने एक पोस्ट शेयर करी और उस पोस्ट में उन्होंने 3 चीफ मिनिस्टर्स की फोटो शेयर करी, कर्नाटक और राजस्थान और छत्तीसगढ़, और उन्होंने कैप्शन दिया कि जहां कांग्रेस वहां ओबीसी। अब आप मान के चलिए कि अशोक गहलोत जी वो शख्सियत हैं जिनको आज कांग्रेस ओबीसी का सीएम बताना चाह रही है, लेकिन वो राजस्थान की 3 बार सीएम रहे हैं, और खुद अशोक गहलोत जी ये कहते रहे हैं कि मैं मेरी जाति का अकेला एमएलए होने के बावजूद भी 3 बार सीएम बना। इसका मतलब ये कि 36 कौम के नेता अशोक गहलोत साहब रहे हैं। हेमंत जी हम आखिरी पड़ाव पर हैं। हेमंत जी एक सवाल इसमें जो पूरी चर्चा में उभर कर ये भी आ रहा है, जो जिसमें नाराजगी दिखाई दे रही है स्थानीय स्तर पर बीजेपी के टिकट में, एक बड़ा फैक्टर ये आ रहा है, तमाम नेता जो पोस्ट डाल रहे हैं सामने आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, चाहे वो अनीता गुर्जर हो या फिर आप कह लीजिए कि रोहताश शर्मा हो या फिर राज्यपाल शेखावत के समर्थक हो, वो कह रहे हैं कि उन्हें इसलिए दरकिनार किया गया कि वो वसुंधरा गुट से ताल्लुक रखते हैं। तो इन चुनाव में झलक भी देखने को मिली है कि आपके एनालिसिस में कि वाकई वसुंधरा खेमे को जो है किनारे कर दिया गया है? देखिए, आप ये मान के चलिए कि राजस्थान में आला कमान की नजर में कोई गुट नहीं है जी। अमित शाह जी जब जयपुर आए थे उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कोई सेनापति नहीं है, यहाँ पर सब कुछ मिलकर चुनाव लड़ना है। और वसुंधरा राजे से उनकी आलाकमान की नाराजगी केवल इस बात को लेकर थी, वो मानते हैं कि वसुंधरा राजे जी कद्दावर नेता हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वसुंधरा राजे अपने हिसाब से पार्टी को राजस्थान में नहीं चला सकती। राजस्थान पार्टी के फैसले बीजेपी आलाकमान करेगा, और कमल का फूल ही चेहरा होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, कमल का फूल ही चेहरा होगा। एक मैं आखिर में आलोक जी, मैं हेमंत जी, एक आलोक जी से मैं जवाब ले लेता हूं जाते जाते। आलोक जी, एक बड़ा दिलचस्प आपकी रणनीति देखने को मिली राजस्थान की सूची में। मैं वसुंधरा राजे की बात कर रहा था, दिया कुमारी का जो आपने प्रमोशन किया है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में उन्होंने माइक मंच संभाले रखा, और इस बार उन्हें काफ़ी भरोसा जताते हुए आपने विद्याधर नगर से चुनाव लड़वा रहे हैं आप उन्हें। हालांकि सांसद हैं, मैं तो डिमोशन ही कहूँगा कि विधायक का चुनाव लड़वा रहे हैं, लेकिन पार्टी के बड़े विश्वस्त और भरोसेमंद अब चेहरों में से वो हैं। तो क्या माना जाए कि राजस्थान में एक ऐसा चेहरा तैयार कर रही बीजेपी जो वसुंधरा राजे के सामने खड़ा किया जा सके? देखिए, ये सब डिसीजन आला कमान का होता है।
जी और स्वाभाविक है, पार्टी को मजबूत करने के लिए और भी दिग्गज नेता को खड़ा करना चाहिए और उनको भी तैयार करना चाहिए। ये जी। पार्टी हित में है। एक ही आदमी पर डिपेंडेंसी तो ठीक नहीं है। जितने मजबूत होंगी पार्टी, उतना ही देश मजबूत करने की काफी कवायद काफी होगी। इशारों इशारों में आपने काफी बात कर दी कि एक ही चेहरे पर ज्यादा दारोमदार ठीक नहीं। आलोक जी बहुत शुक्रिया, आपने काफी खुलकर बात की। हेमंत जी आपका भी शुक्रिया और पंकज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव राजस्थान का बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे एनडीटीवी के साथ। नमस्कार।